Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. So today we'll discuss the part 2 of the civics lesson Federalism. And yes, before starting this discussion, I would like to urge all my viewers, old and new, to please like, share and subscribe to my channel. It will give some kind of motivation to me so that in future days I can make more videos like this which will be helpful to you in many ways. So without any delay, let's get started. So today we'll discuss a few points, that is coming together federation, holding together federation, what makes India a federal country and how is federalism practiced in India. तो लास्ट क्लास में हमने फेडरलिज्म के बारे में ये पढ़ा था कि जब पावर एक या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। पर ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो होता है ये बहुत सारे देश में सेम नहीं होता है। और बहुत सारे देश में जो फेडरेशन, बहुत सारे देश को जो फेडरेशन बनाया गया है ये इसका भी एक अलग सा क्या होता है, इसका इतिहास होता है। ओके, तो दो रीज़न से, दो ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण से फेडरेशन बने, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जो एग्ज़ाम से बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या होता है कि जब बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ओके, छोटे मोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ओके, एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा सा देश बनाते हैं। ओके, जैसे व्हेन द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट बाय रिटेनिंग देयर सोवरेनिटी इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता ही होगा यूएसए में कितने स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है। तो पहले जब यूएसए के कुछ कॉलोनीज़ ब्रिटेन के अंडर में था तो उस समय में 13 कॉलोनीज़ को आज़ादी दिलाने में फ्रांस ने मदद किया था। तो 13 कॉलोनीज़ के बाद 14 हुआ, होते 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 अब कितना है आपका 50 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और वही 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सब स्टेट्स आपस में मिलकर एक बड़ा सा देश बनाया। उसी देश को अभी हम किस नाम से बुलाते हैं, यूएसए। तो समझ में आया आपको। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में छोटे मोटे यूनिट्स, छोटे मोटे स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा सा देश बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जैसे एक बड़ा सा देश जब अपने पावर को छोटे मोटे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे हमारे इंडिया में इंडिया में अभी कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी क्या किया है, शेयर किया है। तो ऐसा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया में देखने को मिलेगा, स्पेन में और बेल्जियम में। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा था कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, बिकॉज उधर के गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर करना नहीं चाहते थे। बाद में उन्होंने शेयर किया। अगर यही कंडीशन अगर हमारे देश में होता, ओके, अब क्या होता अगर इंडिया अपने पावर को शेयर नहीं करता। इंडिया जैसा बड़ा देश, इतना बड़ा देश जिसके पास इतने ज़्यादा लोग हैं, ओके, बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत डाइवर्स देश है हमारा। ऐसे देश में अगर पावर शेयरिंग नहीं किया जाता तो क्या होता। तो यही हम पढ़ेंगे। एक दूसरा सब टॉपिक वो है आपका व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो हमारे लीडर्स के आगे था वो था देश के लिए क्या बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट था। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो आज़ादी हमें मिला था 1947 में, ये भी हमें बहुत ईजिली नहीं मिला था। इसके लिए भी हमें बहुत खून खराबा से गुजरना पड़ा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या भी डिक्लेयर किया, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स भी डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो इसने हमारे संविधान में आपको कहीं भी फेडरेशन का वर्ड यूज किया हुआ आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। फेडरेशन वर्ड आपको संविधान में किसी भी एरिया में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि
इंडिया में जो वर्ड यूज़ किया गया संविधान वो क्या है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट्स का वर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ओके इंडिया में इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी इन स्पिरिट एंड फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, ये भी कहा जाता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तब पावर सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर होने का बात हुआ था। वो था आपका यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम कभी कभी क्या भी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। पर बाद में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी ऐड किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका 2 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पंचायत एरिया में और दूसरा आपका है म्यूनसिपैलिटीज़ में। ओके, गांव विलेजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, पंचायत एरियाज देखने को मिलेगा, और शहर में सिटीज़ में आपको क्या देखने को मिलेंगे, म्यूनसिपैलिटीज़। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट में जो पावर्स है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है। वो आपका यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा आपका है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो ही चुका था, तो एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से फील्ड में, किस किस फील्ड में कानून बना सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट मेनली इन द 3 एरियाज और यूनिट्स। ओके, कहने का मतलब है कि इन 3 एरियाज में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एरिया में क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसको हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, एक है आपका यूनियन लिस्ट, जिसमें सिर्फ कानून कौन बना सकता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा आपका स्टेट लिस्ट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इसमें कानून बना सकता है। और तीसरा आपका कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। तो यूनियन लिस्ट टोटल 97 एरियाज में कानून कौन बनाएंगे, सिर्फ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जो देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल है आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। ओके, तो इन एरियाज में कानून सिर्फ कौन बना सकता है, आपका यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा आपका स्टेट लिस्ट, कितने एरियाज में ये कानून बना सकते हैं, आपके 61 फील्ड में कानून बना सकते हैं। तो जो एरियाज़ जो स्टेट और लोकल एरियाज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, इसमें कानून कौन बना सकता है, आपका सीधा स्टेट लिस्ट, और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तीसरा है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स, ओके, ऐसा एरियाज़ जो दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एक्सेट्रा, इन एरियाज़ पे ओके टोटल 47 है लिस्ट। तो 47 लिस्ट में जो जो सेक्टर्स है, इन जो दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। ओके, और फोर्थ है आपका रेसिडुअरी लिस्ट। अब ये रेसिडुअरी लिस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे लिस्ट, ऐसे सेक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिडुअरी लिस्ट। तो ये रेसिडुअरी लिस्ट स्पेशली वो एरियाज़ है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कानून नहीं बना सकते, पर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होने के कारण से कुछ एरियाज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट पावर बना सकते हैं। एग्जांपल है आपका साइबर लॉ, कंप्यूटर एक्सेट्रा। जो टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ, ओके, कंप्यूटर के मामले में ये सब लिस्ट किसके अंडर में आता है, आपका यूनियन लिस्ट, और इसे क्या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, रेसिडुअरी लिस्ट। ओके, तो जितने भी देश जहाँ में आपको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलेगा, जैसे हमारा इंडिया, उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको उतना इक्वल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, कुछ कुछ एरियाज में आपको स्टेट गवर्नमेंट भी पावरफुल देखने को मिलता है। जैसे अगर आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी आपका एक स्टेट नहीं है, ओके, आर्टिकल 370 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव किया गया लास्ट ईयर 2019 में, पर जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल एक इम्पोर्टेंट स्टेट था, ओके, तो उस समय में जम्मू एंड कश्मीर के पास एकदम इम्पोर्टेंट पावर्स वगैरह भी था, ओके, प्रोविजंस वगैरह था। ओके, क्योंकि इंडिया आज़ाद होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम्स पोज किया था हमारे देश के अगेंस्ट में, तो ओके, इंडियन गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में सुलह होने के कारण से आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये जितने भी प्रोविजंस है, ओके, ये सब आपके किस में मेंशन था, आपका आर्टिकल 370 में। हालांकि अभी आपको आर्टिकल 370 देखने को नहीं मिलेगा, इसे हटा दिया गया है। ओके, आर्टिकल्स
कॉन्स्टिट्यूशन से इसे हटा दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग को बहुत ही प्रॉफिट था उस समय में, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे खुद का पार्लियामेंट था, खुद का नेशनल फ्लैग था, बहुत ही ज़्यादा पावर था। ओके, तो ये सब आपको एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में देखने को मिलता है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एरियाज है जो बहुत छोटे हैं, जिनको स्टेट हम नहीं कह सकते, जिनको हम क्या कहते हैं, यूटी, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। ओके, ये यूनिट्स बहुत ही छोटा होता है और इसे हम स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते। ओके, और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी नहीं बन सकते, प्लस ये दूसरे स्टेट्स के साथ भी मर्ज नहीं किया, मिक्स भी नहीं से इन्हें नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे छोटे यूनिट्स, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। जैसे आपका चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये बहुत छोटे हैं अगर आप देखो इंडियन मैप में भी। ओके, तो इन्हें हम लोग स्टेट्स नहीं कह सकते। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनियन टेरिटरीज में किसका रूल होता है, किसका गवर्नमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, यूनियन टेरिटरीज में किसका गवर्नमेंट होता है आपका, किसका गवर्नमेंट होता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी कि यूनियन टेरिटरी पे सीधा किसका रूल होता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, तो जब भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को ज़्यादा एक्सरसाइज करने का ट्राई करता है, तो उन्हें सब कुछ संविधान के अंडर में आके उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है। वो बिना पार्लियामेंट का परमिशन लिए, बिना अपने स्टेट असेंबली का परमिशन लेकर वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, तो इसीलिए कभी कभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट के बीच जब भी कभी कभी विवाद वगैरह होता है, तो उस समय में उस विवाद को सुलझाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, आपका जुडिशरी, यानी कि कोर्ट्स। ओके, तो आप लोग मुझे बताओ कि हमारे देश का एपेक्स कोर्ट का नाम क्या है। ओके, तो हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं, ओके, प्रोसीड्यूर्स वगैरह फॉलो हो रहा है या नहीं, ये देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, आपका जुडिशरी। ओके, इसी तरीके से मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनका फंक्शंस क्या क्या है, मुझे आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट सेक्टर में मूव ऑन करेंगे, वो है आपका हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये वर्ड है फेडरलिज्म, ये हमारे संविधान पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। ओके, यूनियन, इसके बदले में क्या वर्ड यूज़ किया गया, हमारा यूनियन वर्ड यूज़ किया गया है। पर जैसे मैंने आपको बोला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनियन इन स्पिरिट बट फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। ओके, तो ये फेडरलिज्म इतना इम्पोर्टेंट होने के पीछे मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक वे में जो हमारे देश को आगे ले जाया जा रहा है, ये मेन रीज़न है फेडरलिज्म इतना सक्सेस होने के पीछे। और जितना टाइम बीतते गया, ओके, जितना टाइम बीतते गया, हमारे देश के गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ वगैरह बनाया ताकि देश में जितने भी लोग हो वो खुश रह सके, जितने भी डिफरेंट जाति के लोग हैं वो लोग खुश रह सके। और जब भी कानून बनाने का बात जो होता है, कानून बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें वो कानून को फॉलो करना ही है। कुछ कानून जनता के हित में नहीं होता है तो उस कानून को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसे कानून जो जनता के हित में नहीं होता उसे कभी कभी जुडिशरी क्या भी करता है, आपका अमेंड भी करता है। ओके, अमेंडमेंट भी करता है, उसमें चेंजेस भी लाता है। तो किस तरीके से हमारे देश में फेडरलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है आगे लाया गया, उसके हम देखते एक फैक्टर्स हम लोग देखते। तो फर्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ओके, जब भी वर्ड आता है आपका लिंग्विस्टिक, आपको ध्यान रखना पड़ेगा लैंग्वेज के बारे में। कुछ स्टेट्स ऐसे थे हमारे देश में जो सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर बने थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा कौन सा स्टेट था जो पहली बार भाषा के आधार पर फॉर्म हुआ था। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो some states in India were created on the basis of language. Some other states were not created on the basis of language but on the basis of culture, ethnicity और geography, such as Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. So बहुत सारी states हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पे बने, भाषा के आधार पे बने, स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट्स। पर कुछ स्टेट्स आपके सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे नहीं बने, कुछ स्टेट्स आपके बने किसके आधार पे, कल्चर के आधार पे बने, एथनिसिटी के आधार के बने,
उस उधर के जोग्राफी के एरिया पे फैक्टर्स पे बने ऐसे स्टेट्स में आपको क्या है, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। जैसे अगर आप नागालैंड में जाओ तो उधर पे अभी भी ट्राइबल लोग रहते हैं उधर पे, ओके। नागालैंड, हालांकि नागालैंड का अपना भाषा नहीं है, नागालैंड में जो भाषा बोला जाता है वो आपका नागामीज, उनका अपना डायलेक्ट भी नहीं है, ओके। उत्तराखंड में जाओगे तो आपको गढ़वाली ये लोग वगैरह देखने को मिलेंगे। झारखंड में भी आपको ट्राइबल लोग देखने को मिलेंगे, ओके। तो झारखंड पहले कौन से स्टेट का हिस्सा हुआ करता था और क्यों अलग हुआ, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेक्स्ट फैक्टर है आपका लैंग्वेज पॉलिसी। तो देखिए इसमें क्या है आपका, अ मेजर चैलेंज पोज टू द फेडरलिज्म वाज द लैंग्वेज पॉलिसी। इन इंडिया नो लैंग्वेज हैज़ द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद तीन फैक्टर्स, तीन एरियाज़ ने बहुत प्रॉब्लम दिया। एक तो था आपका रेफ्यूजी क्राइसिस, दूसरा था आपका मर्जिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और तीसरा था आपका लैंग्वेज, कौन से भाषा को इंडिया का राष्ट्रीय भाषा बनाना। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो आपको पता ही होगा, देयर वर मोर देन 562 प्रिंसली स्टेट्स, ओके, एंड मेनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन एट दैट टाइम। तो कौन सा भाषा को इंडिया को नेशनल लैंग्वेज बनाना, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से बोला जाता है, इजंट इट। अगर आप लोग यूपी, बिहार, दूसरे स्टेट्स में भी देखो तो हिंदी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, पर साउथ इंडिया के लोगों ने प्रॉब्लम दिखाई इसमें, तो इसीलिए अभी तक हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ओके। हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि अगर आप लोग हिंदी को ज़बरदस्ती नेशनल लैंग्वेज बनाओगे तो हम आपके देश से अलग होकर दूसरे देश के साथ क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो अभी अभी देश आज़ाद देश को आज़ादी मिला था ब्रिटिश से, और हमारे लोग ही हमारे खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, और इसीलिए जब भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह जो होता है उसमें दो बाइलिंगुअल होता है, या तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में या तो इंग्लिश में, ओके। तो हिंदी कंपलसरी नहीं बनाया गया। तो इसीलिए अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, अभी तेलंगाना में भी तेलुगु बोला जाता है, ओके। केरला में मलयालम बोला जाता है, ओके। तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है। अभी भी उन लोगों को हिंदी भाषा बोलने को नहीं आता अभी तक, ओके। तो इसीलिए कितने लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन मिला है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। और कौन सा शेड्यूल के कारण से, ये भी आपको मुझे बताइएगा, ओके। तो नेक्स्ट फैक्टर जो था जिसने फेडरलिज्म को कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग किया, ये था आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आप सबको पता है कि जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी था इंडिया में जो फॉर्म हुआ था वो था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब फॉर्म हुआ था वो मुझे आप लोग बताइए, ओके। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्मेशन के डेट से, ओके, आज़ादी के बाद भी इंडियन पॉलिटिक्स को क्या किया, डोमिनेट किया। डोमिनेट करने के बाद ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं हुआ था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर सके, टक्कर दे सके, ओके, कंपटीशन दे सके। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उस समय में राज्य भी बहुत कम थे। उस समय में राज्य को प्रोविंस कहा जाता था, ओके। राज्य को क्या कहा जाता था, प्रोविंस कहा जाता था, स्टेट नहीं कहा जाता था, प्रोविंस कहा जाता था। और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट था और स्टेट में जो गवर्नमेंट था, लगभग दोनों मिलकर ही रहते थे। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम होता था, प्रोविंस को कुछ प्रॉब्लम होता था, तो उसे पूरा मदद मिलता था, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा मदद मिलता था, ओके। पर अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी है और स्टेट में आपका दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए बीजेपी फॉर एग्जांपल, तो बीजेपी को उतना सपोर्ट नहीं मिलता था कांग्रेस से। और ऑन द अदर साइड अगर रूलिंग पार्टी भी आपका कांग्रेस है और स्टेट में भी आपका कांग्रेस है, तो इस पॉलिटिकल स्टेट को बहुत ही फैसिलिटीज़ मिलता था। तो यही फैक्टर्स के कारण से दोनों पार्टीज़ के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह होता था। इसीलिए 1983 में एक कमीशन को फॉर्म किया गया। उस कमीशन का नाम क्या था आपका, सरकारिया कमीशन। ये सरकारिया कमीशन के कारण से क्या हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस जो था, जो अनबन था, उसे क्या किया गया, एकदम इम्प्रूव किया गया, सॉल्व किया गया। अभी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। लगभग सभी स्टेट्स को जो फंड वगैरह जो होता है, उनका जो राइट्स है, उनका जो अधिकार है, जितना उनको फंड मिलना चाहिए वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, आपका सैंक्शन करता है। तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हो, ओके, चाहे अपना ही पॉलिटिकल पार्टी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्या करता है, उसे उतना ही फंड उन्हें सैंक्शन करना पड़ता है।
और ये 1990s के बाद तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत चेंजेस भी आपको देखने को मिला कि क्योंकि उस समय में बहुत सारे छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने एरियाज़ में पावरफुल होते जा रहे थे। और जब भी लोकसभा का जब भी इलेक्शंस वगैरह जो होता था उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पे बहुमत हासिल करने में नाकामयाब होता था बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए उनको दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ का मदद का ज़रूरत होता था, इसलिए उस समय में आपको क्या देखने को मिलता था, कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में, आपका 1990s के बाद में। ओके, क्या है कोलिशन गवर्नमेंट, तो आपको पता होगा, हम लोकल भाषा में से क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार, जहाँ पे एक पावरफुल बड़ा पॉलिटिकल पार्टी को तो फैसिलिटीज़ मिलता ही है, पर जो छोटे मोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो पूरे एरिया पे गवर्न नहीं कर पाते, उनको भी अपने स्टेट के लिए, अपने एरिया के लिए क्या करने का मौका मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का मौका मिलता है।